नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने हाल ही में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए उस दिल दहला देने वाले धमाके की। अक्सर होता क्या है कि जब ऐसी कोई बड़ी घटना घटती है तो हर तरफ सिर्फ अफवाहें और शोर ही सुनाई देता है और ऐसे में असली सच्चाई कहीं छुप सी जाती है। तो आज हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, उस सारे शोर को हटाना और सिर्फ ठोस तथ्यों को आपके सामने रखना। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। चीजों को बिल्कुल स्पष्ट रखने के लिए आज हम इन अहम बिंदुओं पर क्रम से बात करेंगे। सबसे पहले धमाके का घटनाक्रम, फिर इसका प्रभाव और पीड़ित, उसके बाद उस हुंडई i20 कार की तलाश, फरीदाबाद में मिले विस्फोटकों का कनेक्शन और अंत में इस अफरा तफरी के बीच हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं। धमाके का घटनाक्रम। देखते हैं कि उस शाम आखिर हुआ क्या था। जरा उस शाम की कल्पना कीजिए। शाम के 6:45 हुए हैं। लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग से एक हुंडई i20 कार बाहर निकलती है। ये कार लाल किले के ठीक सामने वाली सड़क पर यू टर्न लेती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर ठीक 6:52 पर यह कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक रेड लाइट पर रुकती है और बस कुछ ही सेकंड के अंदर एक भयानक धमाका हो जाता है। घटना के तुरंत बाद 6:55 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल की जाती है, जो तुरंत 7 फायर ट्रक रवाना कर देती है। शाम 7:15 बजे तक एम्बुलेंस भी वहां पहुंच जाती हैं। हालांकि तब तक वहां मौजूद आम लोगों ने ई-रिक्शा के जरिए ही घायलों की मदद करना शुरू कर दिया था। सोचिए, ये कोई मामूली धमाका नहीं था। इसकी ताकत इतनी खौफनाक थी कि इसके झटके से कम 6 कारों और 3 ऑटो रिक्शा में तुरंत आग लग गई। वाहनों के तो परखच्चे ही उड़ गए और मलबा 150 मीटर दूर तक जा गिरा। मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट के शीशे चकनाचूर हो गए। आसपास के लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेज आवाज पहले कभी नहीं सुनी। यकीन मानिए, इस धमाके की गूंज वहां से 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक साफ सुनी गई थी। अब आते हैं भाग 2 पर, प्रभाव और पीड़ित। चलिए देखते हैं कि यह घटना सिर्फ एक धमाके से बढ़कर कैसे एक बहुत बड़े मानवीय दुख में बदल गई। 13 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस घटना की सबसे दुखद सच्चाई यही है कि इसमें 13 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 20 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें आनन फानन में लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से 8 लोगों ने तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। जिन लोगों की पहचान हो पाई है, उनकी कहानियां सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। लोकेश अग्रवाल, जो अस्पताल में भर्ती अपने एक रिश्तेदार से मिलने दिल्ली आए थे। अशोक गुर्जर, जो एक DTC बस कंडक्टर थे और अपनी ड्यूटी पूरी करके बस घर ही लौट रहे थे। पंकज सैनी नाम के कैब ड्राइवर, दिनेश मिश्रा और नोमान, जो चांदनी चौक की दुकानों में काम करते थे, और जुम्मन मोहम्मद, एक ई-रिक्शा चालक जो अपने परिवार का इकलौता सहारा थे। ये बिल्कुल हमारे और आपके जैसे आम लोग थे, जिनकी जिंदगी एक पल में हमेशा के लिए खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, हुंडई i20 की तलाश। अब हम इस पूरे मामले की जांच के उस अहम सुराग पर नजर डालते हैं जो घटनास्थल पर मिला था। इस मामले में जो बात सबसे ज्यादा उलझी हुई है, वो है इस हुंडई i20 कार के मालिकों की लिस्ट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार का नंबर HR26CE 7674 बताया जा रहा है। द हिंदू की एक रिपोर्ट कहती है कि ये कार पहले गुड़गांव के मोहम्मद सलमान की थी। सलमान ने इसे ओखला के देवेंद्र को बेचा, फिर देवेंद्र ने इसे अंबाला के किसी अज्ञात व्यक्ति को बेच दिया, और अखबारों की माने तो एक समय पर यह कार पुलवामा के तारिक नाम के व्यक्ति के पास भी थी। ये वाकई एक बहुत ही पेचीदा और बिना पुष्टि वाली चेन है, जिसे जांच एजेंसियां सुलझाने में लगी हैं। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे कोई आतंकी हमला घोषित नहीं किया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई बहुत कुछ साफ कर देती है। दिल्ली पुलिस ने UAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत FIR दर्ज की है। इसके अलावा NIA और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का घटनास्थल पर पहुंचना और जांच का पूरा जिम्मा NIA को सौंपा जाना, ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद गंभीर खतरा मानकर चल रही है। अब बात करते हैं भाग 4 की, फरीदाबाद का विस्फोटक कनेक्शन। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी दिन यानी 10 नवंबर को ही दिल्ली के पास फरीदाबाद में भी कुछ बहुत बड़ा हुआ था। 3000 किलो, जी हां, जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की एक संयुक्त छापेमारी में फरीदाबाद के गांव से लगभग
3000 किलो भारी विस्फोटक बरामद किया गया। शक है कि ये अमोनियम नाइट्रेट है, वही रसायन जिसका इस्तेमाल बम बनाने में होता है। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक का मिलना सच में डरावना है। और बात सिर्फ विस्फोटकों तक ही सीमित नहीं थी। पुलिस ने जो हथियारों का जखीरा पकड़ा है, उसे देखकर लगता है कि कोई बहुत बड़ी और संगठित साजिश रची जा रही थी। वहां से 20 टाइमर, बैटरियां, रिमोट, 5 किलो भारी धातुएं, बिजली के तार, वॉकी टॉकी और तो और एक क्रिंकोव राइफल, 3 मैगजीन और एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। ये सब साफ बताता है कि तैयारी किसी बहुत भयानक हमले की थी। अब समझिए कि फरीदाबाद और दिल्ली के लाल किले की घटना आपस में कैसे जुड़ती है। फरीदाबाद की छापेमारी में 2 कश्मीरी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर अदील मजीद राथर और डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई। पुलिस का कहना है कि ये दोनों जैश ए मोहम्मद और अल-कायदा के अंसार गजवात उल हिंद जैसे आतंकी समूहों से जुड़े थे। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि इनके ही ग्रुप का एक और साथी, जो कि खुद भी एक डॉक्टर है, उमर नबी, वो अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद से ही फरार है। सूत्रों की माने तो उमर ही वो व्यक्ति हो सकता है जो दिल्ली में वो I-20 चला रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों का तो यहां तक दावा है कि शायद अपने साथियों की गिरफ्तारी से घबराकर ही उमर ने हड़बड़ाहट में एक कच्चे और अधूरे बम के साथ लाल किले पर यह धमाका कर दिया। और अंत में भाग 5, अफरा तफरी के बीच सावधानी। ऐसी भारी अफरा तफरी के वक्त हमें सूचनाओं को कैसे समझना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो सरकार का रुख देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इसे एक साजिश बताया है और कहा है कि साजिशकर्ताओं को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस मामले की एक उच्च स्तरीय जांच अभी चल रही है और अंतिम आधिकारिक रिपोर्ट का इंतजार करना ही सही है। देखिए, जब भी ऐसा कोई संवेदनशील माहौल होता है तो हमें 3 बहुत अहम बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहला, ऐसे टीवी चैनलों से दूर रहें जो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बिना सबूत के सनसनीखेज दावे करते हैं। दूसरा, उन सोशल मीडिया ट्रोल्स को बिल्कुल नज़रअंदाज करें जो इस दुखद घटना का फायदा उठाकर समाज में नफरत फैलाना चाहते हैं। और तीसरा, सबसे ज़रूरी काम, जब तक ठोस सबूत ना मिल जाएं, अपनी तरफ से कोई भी मनगढ़ंत थियरी या कहानी बनाने से बचें। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सवाल है जो हम सबको खुद से और हमारे सिस्टम से पूछना चाहिए। देश की आंतरिक सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं है, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आखिर 3000 किलो भारी विस्फोटक देश की राजधानी के इतने करीब फरीदाबाद तक पहुंच कैसे गया? आपको याद होगा, कुछ साल पहले पुलवामा हमले के वक्त भी ठीक यही सवाल उठा था। खैर, हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होगी और इन चुपते हुए सवालों के जवाब हमें जल्द ही मिलेंगे। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।